स्वागत है आप सबका। यह टॉक है देने वाले राधिका और अपूर्वा। अपूर्वा एक वॉलंटियर काउंसिल है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ कन्वर्सेंसी एसएफएलसी पे, जो कि प्राइवेसी और सर्विलेंस के मुद्दों पे करते हैं। और राधिका भी वही करते हैं। वो भी वॉलंटियर काउंसिल है एसएफएलसी में, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेट शटडाउन्स और साइबर सिक्योरिटी, इन सब पे, इन सारे इश्यूज से को हैंडल करते हैं, इन सब से डील करते हैं। और ये जो टॉक है, ये इस पे होने वाली है कि कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट लाइसेंसेस के बारे में इसमें बताया जाएगा कि क्यों कॉपी लेफ्ट लाइसेंस यूज करने चाहिए कॉपीराइट लाइसेंसेस के ऊपर। तो राधिका एंड अपूर्वा, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा और ये है मेरी सहकर्मी राधिका। हम दोनों वकील हैं पेशे से और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर नाम की एक संस्था जो नई दिल्ली में बेस्ड है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांगली फॉर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आज डेबियन की इस मिनी कॉन्फ्रेंस में हम हिंदी में कॉपीराइट वर्सेस कॉपी लेफ्ट और क्यों आपको कॉपी लेफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कॉपीराइट की जगह पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। ये टॉक उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो डेवलपर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कोडिंग एंथुजियास्ट है जो गिटहब या कोई भी और ओपन सोर्स होस्टिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो इस टॉक की शुरुआत करेंगी राधिका, आपको ये बताते हुए कि कॉपी लेफ्ट क्या है और कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट में क्या अंतर होता है, किस तरह से लाइसेंसिंग की जाती है। राधिका। धन्यवाद पूर्वा, आपने बहुत ही अच्छे से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। अब मैं बात करना चाहूंगी फर्क कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट में, क्योंकि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है जिससे पहले कि हम अपना वार्तालाप आगे बढ़ाएं। कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट एक ही आइडिया पर बेस्ड होते हैं, इनका ना मूल एक ही होता है। समझिए आप कि आप पिछले 10 साल से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत पैसा लगाया, आपने बहुत मेहनत करी, आपने पूरे दिन बैठकर लोगों से डिस्कशन करे, तो बहुत बहुत मेहनत हुई, बहुत पैसा लगा। अब आप चाहेंगे कि जब वो सॉफ्टवेयर पब्लिश हो, जब वो सॉफ्टवेयर यूज में आए, तो आपको उसका श्रेय मिले, आपको उसका क्रेडिट मिले, आप जाने जाए कि अरे ये वो इंसान है जिसने वो बनाया। और ये संभव होता है कॉपीराइट पे। कॉपीराइट का मूल यही होता है कि अगर आपने कुछ करा तो आपको उसका श्रेय मिलना चाहिए, आपको उससे पैसा भी मिलना चाहिए, आपको जो जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जो चीजें उसके साथ आती हैं, वो सब मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। पर कॉपीराइट जब कॉपीराइट ऐसे होता है तो कॉपीराइट कि में कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ धुने, कुछ रचनाएं, कुछ लेख, कुछ साइंटिफिक जर्नल कई बार इतने रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि कुछ लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोग उन पे और काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए कॉपीराइट का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल होता है करना, इसीलिए हम जाते हैं कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा बनाया गया। रिचर्ड स्टॉलमैन जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के, जिन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट स्टार्ट करा था, उनके द्वारा ये टर्म कॉइन करा गया। उन्होंने ये टर्म को मतलब बताया कि कॉपी लेफ्ट क्या होता है। तो हम फर्क समझते हैं कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट में। कॉपीराइट सिर्फ लेखक या रचनाकार की मंजूरी के साथ, समझिए कि आपने एक धुन बनाई, आपको एक धुन बहुत पसंद है, आप उस धुन पे आपको और काम करना है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आपके पास बहुत सारी दिमाग में आपकी चीजें चल रही है कि मैं इस धुन के साथ ये कर सकता हूँ, मैं इस धुन के साथ वो कर सकता हूँ, पर आपके पास निर्माता की मंजूरी नहीं है, निर्माता से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मैं उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कॉपी लेफ्ट में। कॉपी लेफ्ट में अगर आपको एक परमिशन मिली है कि आप यूज कर ले ये धुन, आप यूज कर ले कुछ, तो आप उसको यूज कर सकते हैं लाइसेंस पे आधारित। तो कॉपीराइट का होता है निर्माता का प्रॉफिट, निर्माता पर आधारित, निर्माता के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। कॉपीराइट का मूल्य ये होता है, परंतु कॉपी लेफ्ट का मूल्य होता है उपभोक्ता पे। कॉपी लेफ्ट से हम दुनिया में जो एडवांसमेंट होती है,
जो नॉलेज की एडवांसमेंट होती है, जो सब चीज़ों की एडवांसमेंट होती है, वो हम आगे कर सकते हैं कॉपी लेफ्ट के जरिए। पर ये याद रखिए कि कॉपी लेफ्ट में भी बंदिशें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉपी लेफ्ट सिर्फ फ्री हो या सिर्फ उसमें कुछ नहीं हो। कॉपी लेफ्ट के लिए भी आपको कई बार पैसे देने पड़ते हैं। कॉपी लेफ्ट में भी कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं, क्योंकि बात ये सही है कि हर समय हमें जो हम काम कर रहे हैं हमें उस काम का श्रेय मिलना चाहिए। तो कॉपी लेफ्ट हमेशा मुफ्त नहीं होता। कॉपी लेफ्ट में को तब्दील करा जा सकता है, यौगिक करा जा सकता है, आगे भी भेजा जा सकता है, बार बार लेखक या रचनाकार की मंजूरी के बिना। और पर कॉपीराइट में ये नहीं होता। पर ये मत भूलिए कि कॉपीराइट में भी हमें श्रेय देना पड़ता है। तो अब अपूर्वा आपको बताएंगी कि कॉपी लेफ्ट को क्यों जरूरी है, कॉपी लेफ्ट को इस्तेमाल करना आज के जमाने में क्यों जरूरी है। राधिका, तो दोस्तों जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट में अंतर क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट दोनों ही आपसे कोई आपके अधिकार नहीं छीन रहे हैं, पर दोनों में अंतर ये है कि कॉपीराइट ज्यादातर ऑथर के राइट्स को डिसाइड करता है, पर कॉपी लेफ्ट उपभोक्ता के पर्सपेक्टिव से बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि कैसे आप यूज करेंगे उसे, और इसके लिए आपको अलग से जाके ऑथर से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। कॉपी लेफ्ट वाले वर्क्स मतलब ये जैसे कि टेक्नोलॉजिस्ट जो यहाँ पर है उनके हिसाब से सोर्स कोड में एक उसे लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस के टर्म्स होते हैं। उस लाइसेंस के टर्म्स यानी कि शर्तें आपको ये अधिकार देती हैं कि आप उस सोर्स कोड में बदलाव करें, आप उसे फ्रीली इस्तेमाल करें और उसके बाद आप उसे आगे बांट भी सके, यानी कि फ्रीली आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तो सबसे बड़ा अंतर जब हम इन दोनों कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट में देखते हैं तो वो होता है कि आज़ादी। और इसलिए हमारा मानना है कि कॉपी लेफ्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कॉपीराइट। और इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आप कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये क्योंकि आपको हर चीज़ में इनोवेट करने की आज़ादी देता है, बदलाव करने की आज़ादी देता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपके पैसे चले जाएंगे। आप उसमें बदलाव करके आप उसे बेच भी सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लिनक्स कर्नल का, जो कि GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है, उस पर आधारित है। और लिनक्स कर्नल पर ही बेस्ड है एक और लाइसेंस, एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जो कि लिनक्स कर्नल पे बना है। इस रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए आपको पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन उस लाइसेंस के कोड में ये लिखा होता है कि आपको सोर्स कोड भी मुहैया करवाया जा रहा है जिससे आप डेरिवेटिव वर्क कर सकें, यानी कि एक लाइन भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो डेरिवेटिव वर्क होगा, उसमें आपने कुछ नया जोड़ा है और फिर आप उसे और आगे और लोगों में बांट सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए, बांटने के लिए या फिर और बदलाव करने के लिए। पर इसमें आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है कॉपी लेफ्ट को इस्तेमाल करते वक्त, कि इसमें एक शेयर अलाइक क्लॉज होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइसेंस के टर्म्स हैं, जो भी शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों के हिसाब से आप जो भी आपका डेरिवेटिव वर्क होगा, जो भी कुछ आप नया बनाएंगे, वो आगे उन्हीं शर्तों पर के आधार पर जो भी कोई आपका डेरिवेटिव वर्क इस्तेमाल करेगा उसको उन्हीं शर्तों पर काम करना पड़ेगा। और अगर ये डेरिवेटिव वर्क नहीं भी है तो मान लीजिए अगर आप लिनक्स कर्नल जो कि प्राइमरी सोर्स कोड है यहाँ पर, उस पर भी एक लाइन भी आप अगर अपनी जोड़ते हैं तो ये आपका डेरिवेटिव वर्क होगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपको लाइसेंस का इस्तेमाल, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए शेयर अलाइक क्लॉज को रखना पड़ेगा। इसमें और परमिसिव लाइसेंस में यही अंतर होता है कि एक शेयर अलाइक क्लॉज आ जाता है, और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात होती है। अब आपको राधिका इसके बाद बताएंगी फॉस और कॉपीराइट में जो भी अंतर और समानताएं होती है। अब मैं बात करना चाहूंगी फॉस तथा कॉपी लेफ्ट में क्या समानताएं हैं और क्या प्रिंसिपल है, क्या आइडियोलॉजी है जिस पे कॉपी लेफ्ट बना हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा, जिन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को इजाद किया था, उनके द्वारा कॉपी लेफ्ट टर्म का कॉइन हुआ। सिर्फ मतलब इसके पीछे और भी मतलब काफी लोगों का हाथ है कॉपी लेफ्ट के टर्म के पीछे, पर आप समझ सकते हैं कि वो किस सूत्र से आया है, उसका मतलब क्या है।
तो फॉस तथा कॉपी लेफ्ट में ये समानता है कि दोनों एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उनका मूल्य एक ही है। दोनों का मतलब यही है कि हमें आगे इनोवेट करने की, आगे फ्री चीजें रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब स्कूल का बच्चा जिसको पढ़ाई का शौक हो, उसने एक लैपटॉप तो खरीद लिया हो पर वो माइक्रोसॉफ्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वर्ड का पैकेज डाल पाए और उसको सिर्फ वर्ड यूज करना है, पर उसको पूरा ऑफिस खरीदना पड़ेगा। ऐसे में उसके लिए दिक्कत बहुत हो जाती है। और फॉस का मतलब यही है कि हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कम से कम करें तथा हम फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि हमारा ताकि इनोवेशन बढ़े, ताकि लोग सोर्स कोड लेके उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि लोग कोशिश कर सके कि चीजें आगे बढ़ती रहे। तो इसी तरह कॉपी लेफ्ट का भी यही मूल्य है। हमारी 4 फ्रीडमें होती हैं फॉस के प्रिंसिपल्स में। पहला होता है फ्रीडम को, जिसका मतलब होता है काम को इस्तेमाल करना। अगर आपने एक कोड डेवलप किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे आपको वेदर की प्रेडिक्शन मिल रही है, आपको पता लग रहा है कि मौसम का हाल अगले कुछ दिनों में कैसा होगा, तो आप उस चीज को यूज कर पाए। आप बस मतलब वो एक पे वॉल के पीछे ना हो कि आप उसको देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आपके लिए कोई जानकारी जरूरी है पर आप 1000 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे हो जानकारी तक पहुंचने के लिए। तो कॉपी लेफ्ट और फॉल्स दोनों चाहते हैं कि आप उस जानकारी तक पहुंच कम से कम। दूसरा होता है काम का अध्ययन करना। आपको लगता है कि अरे इस धुन में अगर ये डाल देता तो इससे ये धुन इतनी बेहतर हो जाती, ये ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है, पर आप नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लिए आपको निर्माता की मंजूरी की जरूरत है, जो मंजूरी आपको नहीं मिल रही है। तो कॉपी लेफ्ट के जरिए आप उस काम को समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप उस काम को तोड़ के देख सकते हैं कि उस काम में कहाँ क्या हुआ है, कहाँ के सोर्स कोड में क्या कोड लगा है। चाहे आप उसमें कुछ बदलाव करें या ना करें, आप एटलीस्ट उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि वो कैसे बना। कोई धुन है जो आपको बहुत फैसिनेट कर रही है, आपको लग रहा है कि अरे वाह ऐसी धुन तो मैंने कभी सुनी नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बन रही है। तो अगर उस धुन पे कॉपी लेफ्ट का लाइसेंस है तो आप उस धुन का आप पूरी प्रोसेस जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो कैसे बनी है। दूसरी फ्रीडम 2 होती है काम को उतारना और बांटना। तो आपने अध्ययन कर लिया धुन का, आप चाहते हैं कि आप उतार के उसको देख लें, आप पेपर पे उसको पढ़ लें और आप आगे बता पाए कि ये धुन ऐसे बनी है या ये सॉफ्टवेयर ऐसे बना है। तो सेकंड फ्रीडम होती है काम को उतारना और बांटना, ताकि आप बांट पाए, आगे आप दिखा पाए कि ये धुन ऐसे बनी है, ये धुन यूं हुई है। और फ्रीडम 3 होता है काम को तब्दील करना। जैसे मैंने कहा, आपको लग रहा है कि अरे इस धुन में अगर मैं ये नोट डाल देता तो उससे ये धुन ऐसी हो जाती, तो उस टाइम पे अगर आपके पास कॉपीराइट है तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। पर अगर आपका जो धुन आपके पास है वो कॉपीराइट लाइसेंस के अंदर है तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आप उस धुन को तब्दील कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि फॉस भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित है और कॉपीराइट भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित है कि काम बांटना चाहिए, काम में इनोवेशन आनी चाहिए। दुनिया आगे रिस्ट्रिक्टिव नॉलेज से नहीं बढ़ सकती, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए फ्री नॉलेज चाहिए, दुनिया को आगे रखने के लिए फ्री लाइसेंसेस चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कॉपीराइट के डिफरेंट लाइसेंसेस के बारे में, ताकि आप उन लाइसेंसेस को यूज करके अगर आप कुछ कभी इनोवेट कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ा पाए। तो सबसे ज्यादा जानने वाले लाइसेंस होते हैं GPL और क्रिएटिव कॉमन्स, और भी कई तरीके के लाइसेंस होते हैं, पर हम बिकॉज हमारे पास समय पूरा नहीं है और हम एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में काम करें, तो हम सिर्फ आपसे आज क्रिएटिव कॉमन्स की बात करेंगे। GPL लाइसेंस रिचर्ड स्टॉलमैन की देन है, पर क्रिएटिव कॉमन्स एक कंपनी है जो चलाती है। अपूर्वा इसके बारे में आपको और बताएंगी, पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस की। क्रिएटिव कॉमन्स में आप कई शब्द देखते हैं, कई एब्रिविएशंस देखते हैं जिनका प्रयोग हुआ है, बट क्या पता आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको वो ब्रेक करके बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इन लाइसेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्रिएटिव कॉमन्स में आपने पढ़ा होगा नॉन कमर्शियल, इसका मतलब होता है गैर व्यापारिक। तो जैसे एक काम कमर्शियल होता है, जैसे पैसे के लिए करा जाता है, और एक काम होता है नॉन कमर्शियल कि आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं, आप NGO है, आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। तो
गैर व्यापारिक होता है नॉन कमर्शियल। फिर होता है शेयर अलाइक, आगे भी ऐसे ही बेचना। इसका मतलब होता है जैसे आपको कोई धुन मिली, हाँ, और आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे, आपने उसमें कुछ बदलाव लाए, तो आप आगे भी उस धुन को उसी तरीके से भेजें। तीसरा होता है एट्रीब्यूशन क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया श्रेय देना। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने 10 साल किसी चीज पे मेहनत करी है, अगर आपने 2 साल मेहनत करी है, या चाहे आपने 2 दिन की मेहनत क्यों नहीं करी है, उसमें मेहनत, समय सब आपका इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे में आप चाहेंगे कि आपको उसका श्रेय मिले, और जो कि बहुत ही स्वाभाविक है कि आपको मिलना भी चाहिए, आपने इतनी मेहनत करी है, तो इसीलिए एट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट होता है। आप नॉन डेरिवेटिव होता है यौगिक करना, मतलब जिसका मतलब है कि आपने कुछ काम करा पर आप चाहते हैं कि वो काम का अध्ययन हो जाए, वो काम में वो सब हो जाए, लोग इस्तेमाल कर पाए, पर लोग उसमें मॉडिफिकेशंस ना करें, तो आप ये भी दे सकते हैं नॉन डेरिवेटिव। तो आपने देखा होगा कि कई किस्म के लाइसेंसेस रखे होते हैं, ये 6 किस्में, CC by SA, CC by ND, CC by ND-SA, CC by NC-ND, CC by NC। मैं एक एक करके ये सब समझाती हूँ ताकि आप अपने लिए अप्रोप्रिएट लाइसेंस जो आपके इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा है उस लाइसेंस को समझ सकें और कर सकें। CC by होता है कि आपको क्रेडिट देना है। आपके पास एक धुन है, ठीक है, उस धुन में आपको कुछ नया करना है, पर उस धुन में आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब तो उस धुन में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, आप उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, पर आपको बस ड्यू क्रेडिट देना है उस चीज का कि आप जिस इंसान ने वो मतलब सबसे पहले बनाई है, आपको उसको श्रेय देना है। CC by SA, अब ये होता है कि आपने वो धुन में कुछ मॉडिफिकेशन करा, आपको पसंद आई धुन, आपने चीजें करी उसके साथ, तो आपने क्रेडिट दिया किसी को और आगे बोला कि अगर तुम्हें आगे भी वो धुन का कहीं इस्तेमाल करना है, उस धुन के साथ कुछ करना है, तो तुम उसको शेयर अलाइक कर लो, मतलब आगे भी लोगों को अलाउ करो कि लोगों को वो दो कि आपको अगर इस धुन के साथ कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। देन होता है CC by ND, इसमें होता है कि आप श्रेय दें किसी को, उसको उनको बताएं कि अरे हम ये काम ओरिजिनली यहाँ से आ रहा है, पर आप उसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, आप उसको उतार सकते हैं, पर आप उसमें कुछ ऐड डिलीट नहीं कर सकते। तो फिर होता है CC by ND-SA, ये बोलते हैं कि जिस फॉर्म में आपको मिला है आप उसमें आगे कर सकते हैं, पर आगे आपको उसको उसी तरीके से भेजना है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप उस काम को यूज कर सकते हैं, आप कहीं अपनी स्टडी जो आप कर रहे हैं आप उसमें कोड कर सकते हैं, पर आप उसके साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसमें बिल्डअप और नहीं कर सकते। फिर होता है CC by NC-ND, ये होता है नॉन कमर्शियल यूज के लिए। आप बोलेंगे कि हमें प्रोप्राइटर्स को नहीं देना, जैसे हमने कोई धुन बनाई है, हम नहीं चाहते कि वो धुन AR रहमान यूज करे या वो कोई बड़ा संगीतकार उस धुन का इस्तेमाल करे, पर आप चाहते हैं कि वो मतलब छोटे मोटे संगीतकार जो है वो यूज कर पाए, वो कमर्शियली ना हो, तो आप ये बोल सकते हैं CC NC-ND। इसमें आपको नॉन कमर्शियल यूज के लिए आप दे सकते हैं, और पर आप उसमें आगे वो नहीं हो सकता। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा किताबें, जो बहुत महंगी किताबें होती है जो फ्री मिलती हैं, तो नॉन कमर्शियल यूज के लिए, अध्ययन के लिए, और उन नॉन डेरिवेटिव जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, श्रेय तो है ही CC by का मतलब। और ये होता है CC by नॉन कमर्शियल यूज, वो कहते हैं आप कुछ भी करो, आप चाहे शेयर अलाइक भी मत करो, आप कुछ मत करो, पर उस चीज का कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते। अब आगे आपको अपूर्वा बताएंगी कॉपी लेफ्ट और परमिसिव लाइसेंसेस, नॉन परमिसिव लाइसेंस के बारे में, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब जिससे आपकी समझ इस टॉपिक के बारे में और बेहतर होगी। धन्यवाद राधिका। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि जब हम फॉस में फ्री की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है या सर्विसेज फ्री में अवेलेबल है। कुछ सर्विसेज जो ओपन सोर्स होती हैं उनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि जिसका पहले उदाहरण दिया था रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए आपको अक्सर ही पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आजादी किस बात की है? फॉस में फ्री का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आजादी। किस चीज की आजादी? उस सोर्स कोड को इस्तेमाल करने की आजादी, उस सोर्स कोड को फ्रीली बांटने की आजादी, यानी कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने की आजादी, फ्रीली इस्तेमाल करने की आजादी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीली यूज करने की आजादी, और उसमें मॉडिफिकेशंस करने की आजादी। तो जब हम कहते हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या फिर मान लीजिए आपने कुछ बनाया है तो उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
इट ड्यूली रिकग्नाइजेज आपने जो भी काम किया है, एफर्ट किया है, बट इसमें जो भी लोग और जो भी इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट आपके काम को लेकर आगे बदलाव करेंगे, उन्हें उसके लिए फ्रीडम होगा। तो ये है कोर, लेकिन उस कोर में भी अंतर होते हैं। अब जैसे कि कॉपी लेफ्ट और परमिसिव लाइसेंस का अंतर हो गया, तो वैसे तो कॉपी लेफ्ट और परमिसिव लाइसेंस दोनों ही आपको बहुत सारी आज़ादी देते हैं, और दोनों इन आज़ादियों में से कुछ जो समानताएं होती हैं वो होती हैं कि आप इसे आराम से बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आप उसे आगे भी बांट सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुए? सबसे बड़ा अंतर जो कॉपी लेफ्ट और परमिसिव लाइसेंस को में होता है वो होता है इनकी शर्तों का अंतर, यानी कि जो लाइसेंसेस के टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, जो बहुत बड़े लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें जो अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, चलिए हम पता करते हैं। कॉपी लेफ्ट में जो भी डेरिवेटिव वर्क होता है उसको आपको सेम लाइसेंस के साथ लाइसेंस करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने लिनक्स कर्नल जो कि GNU के GPL लाइसेंस किया, जो कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है, उसके अंदर लाइसेंस है, आपने उसमें एक लाइन भी ऐड की, वो आपका डेरिवेटिव वर्क हुआ। कुछ भी आपने उसमें नया जोड़ा, वो आपका डेरिवेटिव वर्क हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आपको GPL लाइसेंस के ही टर्म्स रहें, यानी कि आप उसे शेयर अलाइक करेंगे, तो आगे जो भी टर्म्स रहेंगे वो रहेंगे कि आप उसे फ्रीली इस्तेमाल कर पाए, बदलाव कर पाए और बांट पाए। लेकिन जब आप परमिसिव लाइसेंस की बात करते हैं तो ये इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होता है या सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है वो लाइसेंस से कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो लाइसेंस होता है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपाचे 2.0 लाइसेंस, जो आप में से काफी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको या तो उनमें बदलाव कर सकते हैं, या जो अपाचे लाइसेंस के टर्म्स और कंडीशंस और शर्तें हैं उसमें आप नई शर्तें भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा भी आपका मन करे आप उसमें से कुछ भी एक यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कॉपी लेफ्ट को हम ज्यादा बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव वर्क, जो डेरिवेटिव आप काम करते हैं उसके भी टर्म्स और कंडीशन सिमिलर रहते हैं, और इससे जो फॉर्स में फ्रीडम ऑफ इनोवेशन होता है वो बरकरार रहता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया परमिसिव और नॉन परमिसिव लाइसेंसेस के बारे में। अब हमने इतनी बात करी है, हमने जाना है कि किन किस्म के होते हैं, हमने जाना है कि क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है, हमने जाना है कॉपीराइट में होता है। पर अगर आप कल कोई बहुत ही बेहतरीन रचना करते हैं और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप उसका लाइसेंस कैसे करें, तो अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही संक्षेप में कि आप उस चीज को लाइसेंस कैसे दे सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या एक ढांचा होता है जिसमें आप उसको डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जैसे शीर्षक, जैसे आपने जो धुन बनाई उसका नाम है फॉस की लड़ाई, तो आपका शीर्षक हुआ फॉस की लड़ाई। आपका नाम है, शायद आपका नाम राधिका है, तो आप उसमें फिर एक कॉमा लगा के अपना नाम डालेंगे कि राधिका। फिर आप डालेंगे सूत्र, अगर आप ही क्रिएटर हैं उसके तो वो सूत्र आपके ही नाम पर होगा, और अगर आप उस चीज के क्रिएटर नहीं हैं तो जहां से आपने वो वर्क डिराइव करा है उस चीज को आप सूत्र देंगे, जो ये CC BY होता है ये। फिर उपलब्ध है, फिर आप उनको बताएंगे कि अरे हमने ये बनाया है पर ये लाइसेंस हमारे लिए इस चीज में उपलब्ध है। जैसे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये करा जा सकता है। जैसे हमने बताया फॉस की लड़ाई, ये हमारा है गाना फॉस की लड़ाई, और मेरा नाम है राधिका बाय राधिका, और ये SFLC का गाना है, सपोज करते हैं SFLC.in, और उपलब्ध है। हम चाहें, चलिए हम इसको देते हैं CC BY SA लाइसेंस, तो हम फिर लिखेंगे उपलब्ध CC BY SA, और ये मत भूलिएगा कि कॉपी लेफ्ट का भी इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। अब
अगर आप इन सब चीज़ों को हाइपरलिंक करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आसान होता है, ताकि लोग ओरिजिनल सूत्र पर जा सके, ओरिजिनल जगह जाकर देख सके कि क्या चीज़ क्या है। अब अपूर्वा आपको आगे बताएंगी तथा इस टॉक को कंक्लूड करेंगी, जिसके बाद हम प्रश्न लेना शुरू करेंगे। थैंक यू राधिका। अब हम बात करेंगे, काफी छोटा टॉपिक है ये, कि कॉपीराइट और सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स में क्या अंतर और समानताएं हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉपी लेफ्ट जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स का ही एक हिस्सा है। क्रिएटिव कॉमन्स, जैसे कि राधिका ने आपको पहले बताया था, एक बहुत ही वाइड रेंज है लाइसेंसेस की, जिसमें अलग अलग शर्तें होती हैं, जैसे कि आप उसे शेयर अलाइक क्लॉज के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि कॉपी लेफ्ट होता है, या फिर आप उसे नॉन कमर्शियल, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सेट्रा में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉपी लेफ्ट और क्रिएटिव कॉमन्स की बात करते हैं तो एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये कॉपी लेफ्ट लाइसेंस जो है, जो यूजर्स होते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको अलाउ करता है एक काम में डेरिवेशंस करने का, बदलाव करने का, बिना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के। आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट में ऐसा नहीं है कि वो दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो। कॉपी लेफ्ट का भी इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, जैसा राधिका ने आपको बताया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कॉपी लेफ्ट आपको, यानी कि उपभोक्ता को यहाँ पर ये परमिशन देता है कि आप शेयर अलाइक क्लॉज के साथ किसी भी काम में बदलाव कर सके। दूसरी चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए वो होती है एट्रीब्यूशन, यानी कि आपको ये बताना चाहिए कि आपका सोर्स क्या था, आपने ये चीज कहाँ से ली, किसका ये पहला काम था। हो सकता है कि आपने लिनक्स कर्नेल जैसे कि जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स कोड है, उसमें बदलाव किया हो, या हो सकता है कि आपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में बदलाव किया हो सकता है आपने मेल मर्ज का कोई सोर्स कोड अवेलेबल था उसमें बदलाव किया हो। तो हमेशा जरूरी होता है कि आप एट्रीब्यूशन दें, और ये एट्रीब्यूशन किस पर आधारित होता है, ये सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पर आधारित होता है, जिसके तरीके आपको अभी राधिका ने बताए थे। तो अगर आप कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जीपीएल लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है और जिसके अंदर ही लिनक्स कर्नेल लाइसेंस है, या फिर आप सीसी बाय एसए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें और शर्तें आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सीसी बाय एसए हमेशा उसमें शर्त रहेगी। फिर आप उसे कॉमर्शियल भी कर सकते हैं, नॉन कमर्शियल भी कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जो जरूरी बात होती है वो ये होती है कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंस जो होते हैं वो इररिवोकेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कॉपीराइट जो होता है उसका ऑथर के पास 7 साल तक राइट रहता है, ये कॉपी लेफ्ट में केस नहीं होता है। कॉपी लेफ्ट में आपको हमेशा एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आपने कहाँ से लिया, वो लाइसेंस कभी भी रिवोक नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, आप कॉपी लेफ्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आपके खिलाफ केस हो सकता है कि आपने कॉपी लेफ्ट को इन्फ्रिंज किया है। सेम राइट्स जो कॉपीराइट एक्ट में है, जो ऑथर्स को मिलते हैं, वही राइट्स इसमें कॉपी लेफ्ट वालों को भी मिलते हैं। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध केस भी है जो 2010 में हुआ था, जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर न्यूयॉर्क ने फाइल किया था, और उसमें कॉपी लेफ्ट इन्फ्रिंजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा गया था, कहा गया था कि ये भी एक तरीके का इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ हमारी टॉक कंक्लूड होती है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें मेल करके अपने प्रश्न बता सकते हैं इस आईडी पर mail@sflc.in पर। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो पर तो आप हमें बता सकते हैं अभी इस वीडियो के दौरान प्रश्न भी, और अगर आपको अभी हमसे कुछ नहीं पूछना है तो आप हमें बाद में मेल कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांगली फॉर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको अगर कोई भी मदद चाहिए हो अपने लाइसेंसेस पर, स्पेशली सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस पर, तो प्लीज़ हमें लिखिए, हमसे सवाल पूछिए, और हम आपकी जिस तरीके से भी मदद हो पाएगी मदद करेंगे। धन्यवाद। 2, 1। थैंक्स राधिका और अपूर्वा आपका इस टॉक के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस क्यों प्रेफर करने चाहिए और क्या क्या आज़ादी वो लोगों को देता है। तो बहुत ही धन्यवाद हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताने का। क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन ये है कि हम डेरिवेटिव वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक क्या आता है डेरिवेटिव वर्क के अंदर? आप थोड़ा इस पे रोशनी डाल सकते हैं क्या? देखिए डेरिवेटिव, राधिका डू यू वांट टू गो अहेड? नो गो अहेड प्लीज। डेरिवेटिव वर्क कोई भी जो मेन सोर्स कोड है उसमें आप जो भी बदलाव करेंगे, भले ही आप एक लाइन भी ऐड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई किसी का प्राइमरी वर्क है, अगर आपने ए बी सी डी ई में एफ जी एच भी ऐड किया तो वो आपका डेरिवेटिव वर्क हो जाएगा, वो आपका उसमें एडिशन हो जाएगा और उसे डेरिवेटिव वर्क कहा जाएगा। तो सोर्स कोड में आप जो भी, जैसे मान लीजिए मेल मर्ज का एग्जाम्पल हुआ, मेल मर्ज का सोर्स कोड ओपन सोर्स है, आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, उसकी मे बी यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव किया, तो ये जो प्राइमरी सोर्स कोड में जो आपने चेंजेस करके उसके यूजर इंटरफेस को ठीक किया, वो इसका डेरिवेटिव वर्क हो जाएगा सोर्स कोड का, तो इसे डेरिवेटिव वर्क कहा जाता है। सबसे आसान भाषा में जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप बदलाव करेंगे, भले ही आप एक लाइन भी ऐड करें, वो आपका डेरिवेटिव वर्क होगा और वो प्राइमरी सोर्स कोड से बनाया गया हुआ होगा। सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरे कंटेक्स्ट में डेरिवेटिव वर्क कैसे हम देखते हैं? लाइक इसमें मैं थोड़ा क्लियरली समझ पा रहा हूँ, पर दूसरे केसेस में थोड़ा कुछ केसेस में कंफ्यूजन रहता है कि डेरिवेटिव वर्क एग्जैक्टली है क्या। राधिका, इसका आंसर आप देना चाहोगे? जी, डेरिवेटिव काम जैसे मान लीजिए कि आपने गाना सुना, आपको उस गाने में कुछ रीमिक्स करना है, आपको उसकी कोई धुन चेंज करनी है या आपको उसमें कोई लिरिक्स ऐड करने हैं, तो चाहे वो एक लाइन के लिरिक्स हो, चाहे वो एक धुन हो, वो डेरिवेटिव काम हो जाएगा। कोई भी काम जिस पे आप बिल्ड अपॉन कर रहे हैं, जो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में उस पे ज़रा सा भी कुछ किसको मूलांतरण करा जा रहा है, वो डेरिवेटिव काम हो जाएगा। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, किताब में आपने आगे इंट्रोडक्शन लिखा या आपने कोई वो करा जो फाइनल तरीके से जो पब्लिश हुआ, वो भी डेरिवेटिव काम होगा। जैसे आप मान लीजिए आपको किसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट में आपको कुछ पसंद आया, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई, तो जो चीज़ आपको नहीं पसंद आई वो आपने उसमें बदल दी और उस पे आपने कुछ थॉट बिल्ड करा, उसमें कुछ आपने एडिशन की, वो भी डेरिवेटिव काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप सब में से किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हाँ, प्लीज हमें। और प्रश्न है हमारे पास। जी, वो पूछ रहे हैं कि एक मिनट, कितना आसान या हार्ड होगा ये चेंज करना एक कॉपीराइट प्रोजेक्ट को कॉपी लेफ्ट्स में फॉर सिंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सिंगल डेवलपर प्रोजेक्ट्स के लिए? कितना आसान या हार्ड होगा कॉपीराइट प्रोजेक्ट को कॉपी लेफ्ट में चेंज करना? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कॉपीराइट में जिसने वो काम किया है, यानी उसके जो ऑथर हैं, जो भी कॉपीराइट में भले ही जिन्होंने सोर्स कोड बनाया हो या किताब लिखी हो, वो ऑथर होते हैं, तो उनसे आपको परमिशन मिल रही है या नहीं, और परमिशन मिल रही है तो किस चीज़ की वो आपको अनुमति दे रहे हैं। अगर आप उन्होंने आपको अनुमति दी है कि चलिए आप उनका काम उठा के अपने काम बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको अनुमति दी है कि ठीक है आप इस काम को उठा के इस्तेमाल भी करें और इसके बाद आप इसको कॉपी लेफ्ट लाइसेंस में तब्दील भी करें, तो इसके लिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी इसके ऑथर हैं उनसे आपको अनुमति किस चीज़ की मिलती है। धन्यवाद अपूर्वा आपका आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कि मैं इंटरेस्टेड हूँ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के बारे में पढ़ने के लिए, क्या कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं? बुक किताब तो नहीं, अगर पूर्वा के पास कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि creativecommons.org नाम की वेबसाइट है, उस पे जाएं, उस पे आप ओपन एक्सेस और सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। GPL के बारे में पढ़ें, यही दो मोस्टली लाइसेंसेस होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। और अगर आप हमें ये क्वेरी लिख के दे दें, ईमेल कर दें, तो हम इसका जवाब ढूंढ के, हम एक अप्रोप्रिएट किताब ढूंढ के ज़रूर आपके पास आएंगे।
थैंक्स। इसके अलावा अगर आप और रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप FSMI की वेबसाइट देख सकते हैं, FSF की वेबसाइट देख सकते हैं, वहां पर भी आपको काफी रिसोर्सेज मिलेंगे। थैंक्स।